शांति। मैं कौशल्या सहज यहाँ उपस्थित सारे जियोलाइफ के परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता बीके शिवानी दीदी राजयोग ध्यान की एक अभ्यासी और शिक्षिका है। जैसा कि दुनिया भर में ब्रह्म कुमारी द्वारा सिखाया जाता है, उन्होंने कई सारे सार्वजनिक वार्ताओं, इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस, ब्लॉग्स, रेडियो और टीवी शोज के विविध प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छुआ और बदलने में मदद की है। उन्होंने पूरे भारत के साथ साथ यूके, यूएसए, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का दौरा किया है। इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप स्किल्स, पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप्स, सेल्फ रियलाइजेशन और राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिकल तकनीक जैसे विषयों के व्यापक स्पेक्ट्रम पर अपने विचार साझा करते हैं। अब हम अपने जियोलाइफ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनोद लाहोटी जी से अनुरोध करते हैं कि वे शिवानी दीदी को इनवाइट करें। धन्यवाद। ओम शांति। दीदी, जियोलाइफ परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। और दीदी, ये जो जियोलाइफ का जर्नी चल रहा है कुछ सालों से, जो कि सात्विक अन्न उगाने में, तो उसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ करता हूँ ताकि आपको उसका अपडेट रहे। तो आज से 5 साल पहले से जियोलाइफ में रिसर्च सेंटर में पुणे में और जगदम्बा भवन के सहयोग से हमने रिसर्च चालू किया था योगिक खेती के ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें बहुत अच्छा परिणाम मिला, बहुत अच्छा उत्पादन बढ़ा, क्वालिटी अच्छा आया और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू फार्मर। तो फिर उसका बाबा ने संकल्प दिया कि इसको किसानों तक ले जाना चाहिए। तो अभी हमने पिछले 1-1.5 साल से इसका प्रयोग किया, चालू किया। जियोलाइफ का दीदी पूरे इंडिया में 650 लोग की टीम है, जिसमें 400 प्लस लोग ग्राउंड पे किसानों के सेवा में है, जिसमें 285 लोगों ने अभी तक राजयोग किया है दीदी। और अभी किसानों तक जाकर इस विद्या को सिखाने में लोकल सेंटर्स की मदद से, हर जगह पे इंडिया में लोकल सेंटर्स का काफी सहयोग मिल रहा है, उनकी मदद से किसानों तक ले जा रहे हैं। और साथ साथ में जियोलाइफ के 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिनके द्वारा 50,000 से ज्यादा गाँवों के अंदर ये सेवाएं स्टार्ट होगी। कुछ जगह हो गई है, कुछ जगह पे होगी। तो अभी इसके अंदर हमने 1500 गाँवों के अंदर प्रवक्ता किसान को लिए अपॉइंट किया है, जो कि उनको पहले ट्रेनिंग करेंगे, जिनके द्वारा गाँवों में बाकी सब लोगों को योग का विद्या सिखाने का होगा। और बाकी धीरे धीरे 50,000 गाँवों के अंदर प्रवक्ता किसान को अपॉइंट करने का प्लानिंग है दीदी। तो जियोलाइफ का जो रिसर्च है दीदी, जो कि पोषण युक्त विष मुक्त अन्न उगाने में जियोलाइफ की एक्सपर्टीज है, जो कि नेचुरल पद्धति से पोषण भी बढ़ना है और विष मुक्त खेती करने में। और अभी उसके अंदर योग के द्वारा सात्विक अन्न भी उगाने का प्रयास चल रहा है। तो दीदी, जैसे सतयुग आना है तो सात्विक अन्न की तैयारी भी करनी है, तो इसके अंदर बाबा ने शायद ये कार्य सौंपा है। तो टीम को काफी इसमें विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन आज दीदी आपके मार्गदर्शन के द्वारा सबको कन्विक्शन भी बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, ताकि ये सेवा बड़ी मात्रा में गांव में जाके हम कर सके। उसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है दीदी, आप इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए दीदी। धन्यवाद दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबसे पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि काम तो हम सब करते हैं, मेहनत से करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन जब काम की इंटेंशन को हम और ऊपर उठाते हैं कि हमें सिर्फ काम नहीं करना है, लेकिन उस काम को इस तरह से करना है जो सबको सुख मिले, तो फिर वो काम नहीं रहता, वो सेवा बन जाती है। और जब काम सेवा बन जाती है तो फिर उस काम से सिर्फ धन नहीं आता, धन के साथ दुआएं आती हैं। नहीं तो आज जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं सिर्फ कमाने के लिए, और उसमें भी फिर अलग अलग तरीके अपनाते हुए, किसी को नीचे गिराते हुए, किसी को खींचते हुए, क्योंकि कमाना है, आगे जाना है। तो इतनी मेहनत करके जब कमाते हैं तो धन तो बहुत सारा कमा लेते हैं, लेकिन मन खुश नहीं है, मन संतुष्ट नहीं है। और धन किस तरह से कमाया जाता है, वो सिर्फ धन पैसे नहीं होते हैं, धन वो पहली ऊर्जा है जो घर में आती है। तो 4 शब्द हैं और ये 4 का कनेक्शन हमेशा क्लियर होना चाहिए।
कि धन पहली ऊर्जा है जो घर में आती है। अगर धन ना हो तो अन्न भी नहीं खरीदा जा सकता। जिस घर में पैसे ही ना हो तो वो खाना कैसे खरीदेंगे? तो खाना भोजन खरीदने के लिए भी पहले धन चाहिए। तो पहली ऊर्जा जो घर के अंदर आती है वो धन होता है। उस धन से उस घर का अन्न खरीदा जाता है। फिर जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो अन्न का असर मन पर होता है, और जैसा मन वैसा तन होता है। आज मन परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है, एंग्जाइटी है किसी को, ये सब कभी दुखी है, कभी पुरानी बातें पकड़ के रखी है, तो मन में यहाँ शांति और स्थिरता नहीं तो शरीर में भी स्वास्थ्य नहीं। और हम शरीर के लिए कितनी भी मेहनत कर लें, इवन अगर हम परफेक्ट अन्न खा लें, आज लोग कह रहे हैं ना ऑर्गेनिक खाना खाना है, प्योर वाटर पीना है, कोई अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं कि अन्न कैसा होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इम्पोर्टेंट है लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि वो ये सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मन ठीक रहे उसको शरीर के स्वास्थ्य के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। और इसीलिए बहुत कुछ इस समय दिखाई देता है कि कैंसर इतना बढ़ गया है, कार्डियक इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, और एज का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है किसी भी आयु में, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कि लोगों को अब भविष्य जो है ना बहुत अंधकार सा दिखाई देता है। तो जिससे मैं कहते पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये एक अभी प्रश्न हो चुका है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और फिर दूसरा प्रकृति भी हम देख रहे हैं कि कैसे आपदाएं आती जा रही हैं। तो अनसर्टेनिटी जो है वो एक अलग लेवल पर जा रहे हैं। पहले भी अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन अब वो एक अलग लेवल पर जा रहे हैं। तो जब अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी तो मन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उन लोगों का जो अपने मन का ध्यान रखते नहीं हैं, और जो मन का ध्यान नहीं रखेंगे उनके लिए शरीर संपूर्ण स्वस्थ रहे ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी सारी बॉडी को मिलती है। तो ये 4 शब्दों का कनेक्शन हमेशा याद रखना है, धन, अन्न, मन और तन। तो अगर किसी को मन खुश और तन स्वस्थ चाहिए तो उसको धन और अन्न पर ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए जब हम अपने काम में ऐसा कुछ इंटीग्रेट कर लेते हैं जिससे सिर्फ घर में धन ना आए लेकिन धन दुआओं के साथ आए, तो हमारा परिवार सुरक्षित है, क्योंकि धन घर का सामान ले आएगा जो बहुत ज़रूरी है, और दुआएं हर एक के मन को सुकून और शक्ति चाहिए। जब दोनों हर एक के घर में आ जाएंगे तो आप समझिए कि आपका परिवार सुरक्षित है। क्योंकि जब आप एक एक गांव में एक एक किसान तक मन को, उनको आप विधि क्या सिखा रहे हैं? विधि तो ये सिखा रहे हैं कि उन्होंने अपने मन को सशक्त कैसे रखना है। मन को वो सशक्त रखेंगे तो उनका अन्न जो है उसकी वाइब्रेशन चेंज होगी। तो जब हम किसी के मन को सुख देने का कुछ प्रयास करते हैं तो कर्मा का हिसाब किताब है कि मैंने जो दूसरे को दिया मेरे पास वही परिणाम में आएगा। तो जब मैंने कुछ ऐसा किया जो किसी को सुख मिला तो हमारे जीवन में और परिवार के जीवन में सुख आएगा। तो इसीलिए जब आप सब ये कर रहे हैं तो इसलिए नहीं करना सिर्फ क्योंकि कंपनी बोल रही है तो करना ही है, तो मजबूरी वाली एनर्जी से नहीं, उसके पीछे का बेनिफिट समझकर जब हम सबको वो देने की सेवा करेंगे तो हमारे खाते में जो दुआएं जमा होंगी वो एक अलग लेवल पर चली जाएंगी। और जिनके पास दुआएं जमा होती हैं उनके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। इस समय तो ऐसी बातें आ रही हैं कि पैसा भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा। पहले लोग सोचते थे पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं टिक सकती हमारे पास हर प्रॉब्लम के लिए पैसे हैं। लेकिन अब जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं पैसा नहीं उसको सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन उसको एक ही चीज़ सॉल्व कर सकती है और वो है
मन की शक्ति और शक्तिशाली मन ने कमाई हुई दुआएं, ये दो चीज़ें हैं। क्योंकि अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा यहाँ हैं, चाहे अपने मन में चाहे बच्चों के मन में। बच्चों के मन ही शक्तिशाली नहीं है। तो इसीलिए ये भाग्य होता है जहाँ हमारी नौकरी ही हमारी सेवा बन जाए। नहीं तो हम नौकरी अलग करते हैं, सेवा अलग करते हैं। हम कहते हैं यहाँ से पैसे कमाएंगे, यहाँ से थोड़ी सी दुआएं कमाएंगे। तो हर एक अपने जीवन में कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर इंटीग्रेट करता है। लेकिन जब काम ही सेवा बन जाए तो इससे ज़्यादा भाग्य क्या चाहिए? अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो काम ही सेवा बन जाता है। अब जो हम दूसरों को सिखाने वाले हैं या दूसरों को सिखाने के निमित्त बनने वाले हैं या दूसरों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसका भी रिजल्ट ज़्यादा तब आएगा जब पहले हमने उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप में से बहुतों ने राजयोग मेडिटेशन कोर्स तो किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार करके देखेंगे। लेकिन सिर्फ कोर्स करना काफ़ी नहीं है। इट्स लाइक योगा बेसिक सीख लिया लेकिन उसके बाद योगा किया नहीं, तो कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है उसका सिर्फ सीखने से। तो सिर्फ राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर लिया वो काफ़ी नहीं है। उसको करने के बाद हमें हर रोज़ 15 मिनट अपने लिए रखने हैं। सिर्फ 15 मिनट से शुरू करना है कि 15 मिनट मुझे योग अभ्यास करना ज़रूर है, अर्थात मुझे मेडिटेशन करना ज़रूर है। कल हमारे पास सेंटर पर यहाँ एक भाई आए, वो किसी रिट्रीट सेंटर में गए थे। रिट्रीट सेंटर भी नहीं है, वो वेलनेस सेंटर है कोई, और वो विदेश में रहते हैं। कहते बहुत भाग दौड़ वाली जीवन है। और फिर इस वेलनेस सेंटर पर गए, कहीं हिल स्टेशन में कोई था वो, और मेडिटेशन उनको करना नहीं आता, लेकिन उनको वहाँ कहा गया कि रोज़ आपको 15 मिनट सिर्फ ऐसे बैठना है, कुछ नहीं करना है, फ़ोन नहीं उठाना, किताब नहीं उठानी, बस स्थिर होकर बैठना है। सिर्फ उतना करने से भी एक हफ्ता, अभी मेडिटेशन आती नहीं है, लेकिन स्थिर बैठना, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, सिर्फ एक हफ्ते से स्थिर बैठकर 15 मिनट भी उनको उनकी मनोस्थिति में फ़र्क दिखाई दे रहा था। इतनी पावर है मन के पास, लेकिन हम मन की शक्ति का सदुपयोग नहीं करते और इसीलिए वो शक्ति यूज़ नहीं करते, तो और ही हमारी शक्ति घटती जाती है। तो मेडिटेशन कोर्स किया, लेकिन उसके बाद रोज़ उसको 15 मिनट करें ज़रूर। एक रोज़ उसको सुबह 15 मिनट करें, रात को सोने से पहले 5 मिनट करें, और बीच में हर एक घंटे के बाद 1 मिनट पॉज ज़रूर करें, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। और ये तो आप अपने ऑफिस में ही कर सकते हैं। हर घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक मन की शक्ति को बढ़ाकर रखता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ संकल्प ले लीजिए, जैसे कि आपने संकल्प लिया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, या संकल्प लिया मैं शांत आत्मा हूँ, या संकल्प लिया मैं सदा खुश हूँ। कोई एक संकल्प ले लीजिए रोज़ के लिए, और उस दिन हर रोज़, और आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि आप सभी एक ही ऑफिस में हैं, तो ऑफिस का उस दिन का एक संकल्प हो सकता है जो कहीं ऐसी जगह पर लिखा जाए जो एंटर करते हुए या व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल ग्रुप पर सुबह ही आ जाए। तो उस दिन सब लोग एक ही संकल्प लें। अगर सब लोग एक ही संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प की शक्ति एक अलग लेवल पर चली जाती है। तो अगर हमने एक संकल्प लिया आज कि मैं शांत आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट का म्यूजिक बजे, ऑफिस में ही बजे, और वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए। आप जो कर रहे हैं उससे आप रुक जाइए। आप मीटिंग में भी हैं तो आप रुक जाइए। वो 1 मिनट का ब्रेक उतनी ही पावर क्रिएट करता है जितना सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल क्रिएट करता है। और जब वो ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करता है तो हमें पता है सड़क पर क्या हो जाता है। इसी तरह जब हम यहाँ पर ब्रेक नहीं देते हैं तो इतनी थॉट्स सारा दिन चलती रहती है कि यहाँ भारी लगता है ना। ओवर थिंकिंग हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड सोचता है, तो यहाँ भारी लगता है। और जहाँ यहाँ भारी लगता है तो फिर हम चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं दिन में। तो चाय कॉफ़ी पीने की जगह 1 मिनट ब्रेक ही ले लो।
पहले सर को भारी करते हैं ज़्यादा सोच के, फिर उसको ठीक करने के लिए चाय पीते हैं, तो दोनों ही हानिकारक है। पहले ज़्यादा सोचने से हानिकारक, फिर चाय पीना हानिकारक। और फिर थोड़े समय के बाद चाय कॉफ़ी भी असर नहीं करती, तो कुछ और लेना शुरू कर देते, मैं क्या लूँ जिससे खुशी मिले, और थोड़े समय के बाद कोई खाने पीने की चीज़ असर नहीं करेगी। तो इसीलिए ट्रैफिक जैम जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसको क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर 1 घंटे के बाद ये 1 मिनट का ब्रेक यहाँ की थॉट्स को बहुत सॉर्टेड आउट रखता है। बहुत सारी कंपनीज का ये अनुभव है कि वो लोग मीटिंग से पहले 1 मिनट का मतलब सभी इकट्ठे बैठकर मीटिंग से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और एक संकल्प करते हैं कि आज की हमारी ये मीटिंग हम एक दूसरे के नज़रिए को समझेंगे। हम इस सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम एक दूसरे के नज़रिए को समझकर, एक दूसरे के नज़रिए को, ओपिनियन को, आइडिया को सम्मान देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए आज की ये मीटिंग एक बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस होगी। ये एक संकल्प करके फिर मीटिंग शुरू करते हैं। तो अहंकार, ईगो, अटैचमेंट, मेरा आइडिया राइट था, इसने क्यों नहीं सुना, इसने क्यों नहीं माना, वो काफ़ी हद तक कम होने लग जाता है और मीटिंग छोटी होने लगती है। नहीं तो आर्ग्यूमेंट चले तो मीटिंग लंबी होती रहती है। तो मीटिंग्स छोटी होती जाती हैं, रिजल्ट्स बेटर निकलते हैं, क्योंकि सबकी तैयारी के साथ साथ मन की तैयारी भी की है। तो कंपनीज में मीटिंग से पहले 1 मिनट साइलेंस लेते हैं। डॉक्टर्स सर्जरी से पहले 1 मिनट साइलेंस लेके अपनी पूरी यूनिट को खड़ा करा के वो इकट्ठे, उसको आप 1 मिनट मेडिटेशन बोल दो, आप उसको 1 मिनट अपनी पर्सनल प्रेयर बोल दो, प्रार्थना बोल दो, जो शब्द अच्छा लगे। इम्पोर्टेंट ये है कि 1 मिनट रुककर मन की स्थिति की तैयारी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। एक मीटिंग में भी नहीं तो इतने अहंकार की टक्कर हो सकती है कि उसमें भी मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। भले शब्दों में मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर मुझे कुछ गलत लगा, कुछ बुरा लगा, हम चुप रहे, अंदर तो वो घुटन चलती ही रहेगी ना। तो इसीलिए ये 1-1 मिनट बहुत पावरफुल है। तो राजयोग अर्थात ये नहीं कि सिर्फ कोर्स किया, लेकिन वहाँ से जो सीखा उसको अप्लाई किया, और रोज़ कम से कम 5 मिनट। वैसे तो अगर सेंटर जाएं और रोज़ परमात्मा के महावाक्य सुने तो एनर्जी एक अलग लेवल पर जाएगी, लेकिन नहीं भी जा रहे हैं तो रोज़ कम से कम 5 मिनट ज्ञान की पॉइंट्स को स्टडी करें, क्योंकि ज्ञान वो खुराक है। जैसे अन्न शरीर के लिए खुराक है, ज्ञान मन के लिए खुराक है। आज हम बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें सुनते पढ़ते देखते हैं। अगर हम एक दिन में चेक करें, हमने फ़ोन से आज क्या क्या देखा, सुना, पढ़ा, सिर्फ हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना तो दुनिया में क्या हो रहा है वो देखा, किसी एक्टर की लाइफ में क्या हो रहा है वो देखा, किसी ने किसी के साथ क्या गलत किया वो देखा, कोई पिक्चर का गाना देखा, कोई सीरियल देखा। सिर्फ एक दिन चेक करे कि मैंने एक दिन में, टीवी से छोड़ो वो तो घंटे घंटे देखा, लेकिन सिर्फ फ़ोन से मैंने क्या देखा आज सारा दिन के अंदर। और वो सारा कुछ जो मैंने देखा, सुना और पढ़ा, वो यहाँ की खुराक है, वो यहाँ का भोजन है। तो उस भोजन की क्वालिटी कैसी थी? ये भोजन मेरे मन की स्थिति और मेरे शरीर के स्वास्थ्य को कैसा बनाने वाला है? और सारा दिन फ़ोन देख देख के जब शाम को घर पहुँच गए, तो शाम को घर के पहुँच के बोला मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे को रिलैक्स होना है, चलो टीवी ऑन करो। उसके बाद टीवी ऑन करते हैं, तो दिन में 2-2 मिनट देखा, फिर शाम को जाके 2 घंटा देखते हैं, और फिर 2 घंटा देखने के बाद कहते अभी सोना है, पर कहते फिर सोने से पहले एक बार फ़ोन तो चेक कर लो, तो वापस फ़ोन को देखते हैं। तो इतना कंज्यूम करते हैं हम अपने मन पर, उसी का रिजल्ट है जो हमारे आज इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं, वो हमारे संस्कार बनते हैं। तो जैसे आप अन्न की क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, तो पर्सनली अपने लिए पहले कंटेंट की क्वालिटी पर फोकस करें। कंटेंट क्या जा रहा है मेरे अंदर सारा, फ़ोन से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, लोगों की बातों से। बातें भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो होता है
जिस संगठन में हम काम करते हैं, हमारा ऑफिस है या वर्क प्लेस है, आजकल हमारा संस्कार बना हुआ है कि हम एक दूसरे के बारे में बात ज़्यादा करते हैं। थोड़ा कोई उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हम कहते हैं वो सच है तो हम बात तो करेंगे ही ना। दूसरे के बारे में बात करके क्या बेनिफिट निकलने वाला है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और शक्ति घटी हो। तो इसीलिए कंटेंट का ध्यान रखें कि हम क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं, ताकि उससे मन सिर्फ शक्तिशाली नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। कितना कितना क्या क्या भर लेते हैं यहाँ पर, पूरी रात वो हमारे शरीर पर असर करता है। इसीलिए तो इतना अच्छा खाना खा के भी आज हमारा शरीर निरोगी नहीं है। इतनी डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट आ गई, फिर भी हमारा शरीर निरोगी नहीं है। दिल्ली में तो कैंसर का रेट 1 in 8 है। हर 8 लोगों में एक कैंसर है, हर 5 लोगों में एक डिप्रेशन है। ये कोई हमारी सफलता की निशानी है। और उसमें बच्चे कितने सारे हैं। तो हमारी इतनी मेहनत का रिजल्ट क्या निकल रहा है? सिर्फ क्योंकि हमने बाहर सारी मेहनत की, यहाँ के लिए मेहनत नहीं की। तो सबकी सेवा करने से पहले या सबकी सेवा करने के साथ साथ सबसे पहले अपनी सेवा करनी चाहिए। अपनी सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक, कंटेंट का ध्यान रखें। अनाज से पेस्टिसाइड हटा रहे हैं, इंटेंशन कितनी अच्छी है, लेकिन अपने अंदर कितने पेस्टिसाइड भर रहे हैं उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। उसमें से तो इतना अनाज और इतना पेस्टिसाइड है ना, अपना तो ऑपोजिट है, पेस्टिसाइड ही ज़्यादा और काम की चीज़ उसमें से कम ही निकलती है जो जाती है। सो हम यहाँ क्या भर रहे हैं? तो वो पेस्टिसाइड मेरे शरीर पर असर डाल रहा है, तो इसलिए हम पेस्टिसाइड हटा रहे हैं। लेकिन ये कंटेंट जो हमारे ऊपर असर डाल रहा है वो पेस्टिसाइड के सामने भी ज़्यादा भारी है, ज़्यादा है, क्योंकि वो इतने घंटों घंटों का कंटेंट है। तो बहुत अटेंशन अपने लिए रखें, अपने परिवार के लिए रखें और स्पेशली अपने बच्चों के लिए रखें। लेकिन बच्चों को रोका नहीं जा सकता, तो खुद के लिए करें, बच्चों के ऊपर प्रभाव अपने आप पड़ेगा। इसीलिए जिन सब ने राजयोग मेडिटेशन कोर्स किया है, एक नियम बना लीजिए, और कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं जा सकते तो संडे सुबह एक बार क्लास के लिए जाइए। छुट्टी का दिन है, दिन की शुरुआत ज्ञान से करनी चाहिए। तो संडे सुबह जाकर थोड़ी सी परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे ना, तो यहाँ की सॉर्टिंग आउट बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये है सबसे पहले अपनी सेवा। और ऑफिस में एक रूल बना लीजिए कि हम किसी और के बारे में नेगेटिव बात नहीं करते, जिसको हम कहेंगे नो गॉसिप, कोई गॉसिप नहीं करनी है। अब हम कहते हैं हम गॉसिप नहीं कर रहे, जो रियल है वो बोल रहे हैं। जो रियल है वो बोलना है अगर, तो उनको बोलिए जिनकी वो कमज़ोरी है, या उनको बोलिए जिसके लिए जो उनके लिए जिम्मेवार है ना। बाकी आपस में किसी और की कमज़ोरी डिस्कस करके कौन सा रिजल्ट निकलता है? कुछ भी नहीं। कमज़ोरी एक अलग लेवल पर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मेरी अपनी ही कमज़ोरियाँ हैं, कम से कम 7-8 कमज़ोरियाँ तो हर एक में होती हैं, कुछ ना कुछ। वो इतनी हैं, लेकिन मैं 2 इनकी, 2 इनकी, 2 इनकी, मैं इनकी, एक दिन में हम कम से कम 20 लोगों से मिलते हैं। अगर हम उनकी एक एक कमज़ोरी भी देख लें तो यहाँ 20 कमज़ोरियाँ तो बिना बात के आ जाती है उनकी ही। अपने का तो चांस ही नहीं निकलता फिर साफ़ होने का, क्योंकि ऊपर ही इतने दाग लग जाते हैं। तो अपने ऑफिस में एक नियम बना लीजिए कि यहाँ पर किसी और के बारे में बात करना अलाउड नहीं है। बात करना है तो बहुत कॉन्क्रीट होनी चाहिए कि ये काम है, ये ऐसे करना है। और इवन अगर किसी के साथ आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है और आपको अपने सीनियर से या अपने टीम लीडर से उसके बारे में बात करनी है, तो अनुभव ये कहता है कि अकेले बात करने का कभी फ़ायदा नहीं होता। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमेशा बात करनी है तो दोनों को जाना चाहिए, दोनों को जाना चाहिए। जैसे हमारे पास कपल्स बहुत आते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। पहले हम अकेले सुन लेते थे उनकी बात, तो पहले की बात सुनो तो ऐसा लगता है यही राइट है, दूसरे की सारी गलतियाँ हैं, क्योंकि वो तो वही वाली बात सुनाएगा। फिर दूसरा आएगा, वो उसकी साइड सुनो तो ऐसा लगता है अरे ये तो बिल्कुल राइट लग रहा है। तो एक्चुअली क्योंकि दोनों राइट होते हैं ना, दोनों राइट होते हैं, लेकिन दूसरे के नज़रिए को समझ नहीं पाते। लेकिन जब दोनों आकर बैठते हैं ना और दोनों अपनी बातें करते हैं, दोनों अपनी शिकायतें सुनाते रहते हैं, क्या उनको उसमें ठीक नहीं लग रहा, काम करने के तरीके में ठीक, तो दोनों के सुनाते सुनाते ही आधी बातें सॉल्व हो जाती है, अपने आप सॉल्व हो जाती है। इसीलिए अगर
एक के बारे में बात करने जाना भी है तो दोनों को जाना चाहिए, अकेले जाने का उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम खुद करते हुए सबसे पहले हम अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करेंगे, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे। दूसरों को सुख दिया लेकिन पहले वो सुख का अपने को अनुभव नहीं हुआ, तो ये तो नॉट फेयर है, ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। इट्स लाइक प्रसाद सबको खिलाया और खुद ने तो खाया ही नहीं, तो पहले खुद खाएंगे। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का पहले खुद प्रयोग करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी शक्ति है। अभी तो हम उसका प्रयोग कोई कर रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि भाई प्लांट ज़्यादा बेटर है, वो फल ज़्यादा अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो तो पता है। वो है जैसा मन वैसा अन्न। हमें ये रिजल्ट देखना है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें ये प्रयोग करना है कि जो हम खाना खाते हैं उसका हमारे मन पर कितना असर पड़ता है। जो अभी हम यौगिक खेती कर रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमारे मन का खाने पर असर कितना पड़ रहा है। हमें ये भी देखना है कि हमारे खाने का हमारे मन पर असर कितना पड़ रहा है, तब यौगिक खेती का महत्व समझ में आएगा। तो जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात खाने की वाइब्रेशन कैसी है। अब खाने की वाइब्रेशन कहाँ से शुरू हो रही है, वो खेतों से शुरू हो रही है। हमारे लेवल पर तो कहाँ कंट्रोल में आता है, सिर्फ जब वो रसोई में आ जाता है। लेकिन बीज लेने से, बीज बोने से, फिर रोज़ उसकी पालना परवरिश करके उसका जो रिजल्ट निकले वो, फिर वहाँ से जाए वो बड़ी मंडी, फिर वहाँ से जाए वो छोटी मंडी, फिर वो वहाँ से जाए दुकान, फिर वो दुकान से आए रसोई, कितनी सारी लेयर्स ऑफ एनर्जी है। इतनी लेयर्स ऑफ एनर्जी के बाद भी जिस घर में अन्न बहुत प्यार से प्रसाद की तरह बनता है, उस घर के लोगों के मन बदल जाते हैं। इतनी पावर है जैसा अन्न वैसा मन में। तो अन्न सबसे पहले इसका प्रयोग करने के लिए अपने घर की रसोई में करना है, अपने घर में ज़रूर करना है कि अपने घर में खाने को बहुत सात्विकता से बनाएं। सबसे पहले तो सात्विक खाना खाएं। जब इतना अच्छा प्रयोग कर रहे हैं तो तामसिक भोजन तो खा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया कि अन्न का हमारे मन पर क्या असर पड़ता है। तो जो तामसिक भोजन होता है मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड, तो नॉन वेजिटेरियन फूड की क्या वाइब्रेशन है। यहाँ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मेडिटेशन की क्या वाइब्रेशन है अनाज के ऊपर। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं कि जो स्लॉटर हाउस है उसकी क्या वाइब्रेशन होती होगी। तो एक बार ऑनलाइन जाकर एक स्लॉटर हाउस का वीडियो देखना है। इतने सारे पशु एक टाइम पर उधर होते हैं, इतने दिनों तक वो वहाँ होते हैं, उनको पता होता है उनके साथ क्या हो रहा है। वो कोई 2 मिनट की हिंसा नहीं है, वो कई दिनों का एक प्रोसेस होता है वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर हैं, किस तरह से लाए जाते हैं, किस तरह से रखे जाते हैं। वहाँ हर रोज़ हिंसा हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो उस स्थान की वाइब्रेशन कैसी है। शमशान घाट जो इतना भारी लगता है हमें वाइब्रेशन, वो भी वो स्लॉटर हाउस के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि शमशान घाट में तो सिर्फ शव आ रहा है, सिर्फ शव आ रहा है। स्लॉटर हाउस वैसा नहीं है। स्लॉटर हाउस में तो इतने सबको रखकर एक 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 के साथ धीरे धीरे क्या होता, तो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि उस जगह की वाइब्रेशन कैसी होती होगी। और फिर उसके अंदर चीखना, चिल्लाना, रोना, दर्द, गुस्सा, नफरत, हेल्पलेसनेस, फिर उसके बाद हिंसा, फिर उसके बाद मृत्यु। अब हमने कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे समझ लिया और हमने कहा कि ये मेरे लिए हेल्थ है। सबसे पहले खुद को पूछना है, किसी की डेथ मेरे लिए हेल्थ कैसे हो सकती है। वो डेथ है, उसके अंदर मृत्यु की एनर्जी है, तो वो हेल्थ कैसे हो सकती है। लेकिन उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो लोगों ने इक्वल टू कर दिया कि इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन हेल्दी होता है इसलिए ये हेल्दी है। नहीं, वो सच नहीं था, सिर्फ उसके अंदर प्रोटीन है।
लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वाइब्रेशनली भी हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशनली भी हेल्दी नहीं है। न्यूट्रिशनली इसलिए हेल्दी नहीं है क्योंकि वो खाना है जो हमसे डाइजेस्ट ही नहीं होता पूरी तरह से। तो अगर हम खाने की वैरायटी को देखें, एक होता है सात्विक खाना, मतलब जो कई लोग आजकल करते हैं कि बहुत ज़्यादा कच्चा खाते हैं ना, फल खाया, सैलेड खाया, सब्जी खाई तो कच्ची खाई। तो जो बहुत कच्चा होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, कोई मुश्किल नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, किसी ने उसको स्टीम किया, बॉईल किया, तो वो नेक्स्ट स्टेज बनता है। फिर उसकी तीसरी स्टेज बनती है, मसाला डाला थोड़ा सा, उसको पकाया, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाला, वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ सब्जी बनती है। और सब्जी कैसे बनती है, बहुत सारा तेल डाला, बहुत सारे मसाले डाले, बहुत उसको भुना भुना भुना, टेस्टी बनाने के प्रोसेस में उसके न्यूट्रिएंट्स को तो हम काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर देते हैं। तो जितना एक अलग लेवल पर हम जाते जाते हैं, वो उतना ज़्यादा हमारी इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं आज का खाना बहुत हेवी था, है ना। जिस दिन हम बहुत फ्राइड खा लेते हैं, बहुत तेल वाला खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा, हम कहते हैं आज बहुत हेवी लग रहा है, आज मैंने खाना बहुत हेवी खाया है। तो हेवी खाया मतलब वो मेरे इंटेस्टाइन्स के लिए, मेरी पाचन शक्ति के लिए हेवी काम है, बड़ा काम है। और वो जो इंटेस्टाइन्स हैं उसके अंदर से जब वो रोज़ खाना डाइजेस्ट होता है, जितना वो हेवी होता है वो थोड़ा थोड़ा उसमें रह जाता है। हमें लगता है कि रोज़ पेट साफ हो रहा है, बट एक्चुअली नहीं हो रहा होता है। जैसे किचन की पाइप होती है ना, लगता है कि सिंक में जो पानी जा रहा है वो बह रहा है, लेकिन कुछ महीने के बाद क्या पता चलता है, ब्लॉक हो गया पाइप। कैसे ब्लॉक हुआ, कुछ भी तो ऐसा नहीं गया, लेकिन वो ब्लॉक उस दिन नहीं होता, वो ब्लॉक रोज हो रहा था, थोड़ा 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 थोड़ा, और एक दिन जाके पानी जाना बंद हो जाता है रसोई की पाइप में से। सेम इंटेस्टाइन की पाइप भी रसोई की पाइप की तरह है, उसके अंदर भी रोज 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 थोड़ा 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 खाना डिपॉजिट होता रहता है, होता रहता है। और फिर एक दिन जब वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो वो शरीर में एक बीमारी बनता है। ज़रूरी नहीं है वो पेट की बीमारी हो, शरीर में कोई भी बीमारी टॉक्सिन्स का रिजल्ट है। और टॉक्सिन्स किससे निकल रहे हैं, वो बचे हुए पुराने कई महीनों पहले के खाने के डिपॉजिट्स के कारण बनते हैं। तो वो टॉक्सिन एक इलनेस बनाता है। अब जो नॉन वेजिटेरियन खाना है वो तो सबसे हैवी है, वो तो डाइजेस्ट पूरा होता नहीं है। तो इसीलिए जब हम वो खा रहे हैं तब वो हेल्दी नहीं है, और ऊपर से वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके टॉक्सिन ज़्यादा समय रहते हैं, ज़्यादा समय रहते हैं। तो ज़्यादा समय रहने की वजह से वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो बीमारियों का कारण बन जाता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर्स ओपनली, और विदेश में तो ओपनली, कि कैंसर है, कार्डियक इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर है, तो वो बहुत क्लियरली बोलते हैं प्लांट बेस्ड डाइट, नो एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना है। तो वो ज़माना भी चला गया कि नॉन वेज बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहला प्रयोग, अन्न का मन पर 3 महीने के लिए वेजिटेरियन खाना खाकर देखें, उसी से पता चल जाएगा कि अन्न का मन पर कितना असर पड़ता है। 3 महीने के लिए वेजिटेरियन खाना खा के देखें, आपको पेट भी लाइट फील होगा और मन भी लाइट फील होगा, क्योंकि पेट में हैवी खाना नहीं डाला और मन पे किसी का दर्द नहीं डाला, किसी की चीखें नहीं डाली। आप सिर्फ रसोई में एक बार जो खाना बना रहे हो उसको बोलो चीखो, रो, चिल्लाओ और फिर हमें खाना दो, आपसे खाना खाया नहीं जाएगा, इतना हैवी होगा वो खाना। और वो नॉन वेज में क्या है। तो सबसे पहला प्रयोग 3 महीने के लिए, चलो 2 महीने के लिए भी। इसीलिए जब भी कोई पूजा होती है, कोई स्पेशल दिन होता है या नवरात्रि होती है, हम सात्विक खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शक्ति का आह्वान करना है, अपने आत्मा की शक्ति का आह्वान करना है, डिविनिटी का, दिव्यता का आह्वान करना है। तो हम वेजिटेरियन खाते हैं। तो फिर 9 दिन क्यों? हमें तो रोज़ शक्ति चाहिए, रोज़ दिव्यता चाहिए, तो रोज़ खाना चाहिए शाकाहारी भोजन। तो पहला वो प्रयोग। दूसरा प्रयोग, ये सब प्रयोग हमें अपने घर में करने हैं, तब हमें कन्विक्शन आएगा कि अन्न का मन पर क्या असर पड़ता है। दूसरा प्रयोग, जहाँ तक हो सके घर का खाना खाना, क्योंकि जो बाहर बना हुआ खाना है ना, आपने
कितना भी योग्य खेती से सब्जी भेजी हो वहाँ, लेकिन एक बार वो बाहर बन रहा है ना खाना, उसकी तो पूरी वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली। क्योंकि बाहर जो खाना एज अ बिजनेस बन रहा है, जिसको हम पैसे देके खरीदते हैं, तो बनाने वाला भी उसको पैसे के लिए ही बना रहा है, वो उसका बिजनेस है। तो उसमें दो तरह की एनर्जीज होती हैं। एक, उसमें कमाने की एनर्जी है, मतलब प्रॉफिट है। उसमें प्यार की एनर्जी नहीं है। वो जानता भी नहीं है वो किसके लिए बना रहा है, और आप जानते भी नहीं है किसने आपके लिए बनाया है। घर में जो खाना बनता है उसमें परिवार के लिए प्यार होता है, दुआएं होती हैं। और प्रसाद जब बनता है उसमें परमात्मा की याद और ज्ञान होता है। तो सबसे अच्छा मॉडल तो ये है कि हम घर में प्रसाद बनाएं, क्योंकि रोज़ तो नहीं मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद से प्रसाद ला सकते, तो हम घर में प्रसाद बनाते हैं। तो घर में आप कोई भजन, कोई गीत, कोई शब्द रसोई में चलाएं और बहुत आराम से खाना बनाएं। वो प्रसाद से कम नहीं है, वो प्रसाद है। क्योंकि प्रसाद मतलब हाई वाइब्रेशन वर्ड्स। ये हर एक अपने घर में करके देखे कि कुछ भी एक फ़ोन पर, एक म्यूज़िक सिस्टम पर प्रार्थना, भजन जो आपके परिवार को अच्छी लगती हो, वो आप रसोई में चलाइए। उससे आपका खाना चेंज हो जाएगा। और जो बना रहा है, अगर वो बनाते हुए उसमें कोई शब्द डाले, सपोज़ उस घर में कोई परेशान है, तो बस आप कड़छी घुमाते हुए वो उसमें डालें कि सभी शांत हैं, सभी शक्तिशाली हैं, एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब स्वस्थ हैं। ये शब्द डालते जाने होते हैं खाने के अंदर। इसी का रिजल्ट घरों में दिखाई देता है। हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि घरों के रिश्ते ठीक हो चुके हैं, लोगों की मनोस्थिति ठीक हो गई, सिर्फ रसोई से। इतना पावर है, जैसा अन्न वैसा मन में। और फिर घर में तीसरा प्रयोग जो करना है कि खाना खाते समय टीवी और फ़ोन ऑन नहीं होना चाहिए। वो भी आप प्रयोग करके देखो, आपको कितना रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। अभी हमने खाना अच्छा लाया, बनाया, लेकिन सामने टीवी चल रहा है, फ़ोन बजा तो सामने हम फ़ोन की बात कर रहे हैं। तो टीवी और फ़ोन के जो सारे शब्द हैं वो खाने में जा रहे हैं, और वो शब्द जब खाने में जाएंगे तो वो खाना हमारे लिए कभी हेल्दी नहीं हो सकता। चीखना, चिल्लाना, शोर, गाने, पिक्चर, ये सब खाने में नहीं जा सकते हैं। हम वो संस्कृति हैं जो प्रसाद की तरह खाना बनाते हैं, खाना खाने से पहले साइलेंस में बैठते हैं, परमात्मा को शुक्रिया करते हैं, अन्न का शुक्रिया करते हैं, और फिर पानी लेकर पानी में अपनी प्रार्थना बोलकर उस पानी को पूरे अन्न पर छिड़कते हैं, तब उसकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हैं, और फिर हम साइलेंस में खाना खाते हैं। ये भारत की संस्कृति है, और भारत की संस्कृति वो है जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो घर में एक नियम बना लें कि खाना खाते समय फ़ोन और टीवी ऑन नहीं करना, और खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुककर साइलेंस में बैठकर, जैसे हम हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते, हम खाने की एनर्जी चेंज करे बिना खाना नहीं खाते, परमात्मा को याद करके, शुक्रिया बोल के, फिर अपने संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सफलता मेरे लिए निश्चित है, ऐसे 3-4 अच्छे से लाइनें बोल के अपने बच्चों को भी ये करना सिखाएं। अपने बच्चों को भी ये करना सिखाएं। और अन्न के ऊपर और पानी के ऊपर हमारे संकल्पों का बहुत असर पड़ता है। तो पहले प्रयोग अपने लिए कि पहला वेजिटेरियन खाना, दूसरा घर में बना हुआ खाना, तीसरा घर में प्रसाद की तरह बना हुआ खाना, अर्थात परमात्मा की याद के शब्द चलें, चौथा खाते समय फ़ोन और टीवी ऑन नहीं रखना, और पांचवा खाते से पहले 10 सेकंड रुककर परमात्मा की याद और श्रेष्ठ संकल्पों के साथ खाना खाना। और कभी भी खाना खाते समय कोई भी आपस में टक्कर नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे शब्द खाने के सामने नहीं बोलने चाहिए जो आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में सिद्ध हो। तो सपोज़ आप दोपहर का खाना ऑफिस में खा रहे हैं और आप अपने सब साथियों के साथ खा रहे हैं, लेकिन खाना खाते समय ध्यान रखना कि बातें कौन सी चल रही हैं। ऑफिस की बातें भी डालने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की बातें भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो है कि 10 मिनट साइलेंस में खाना खाएं, और अगर सबके साथ मिलकर खाना है तो कम बोलना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना।
ताकि उसमें जो भी चला जाए वो मीठा ही जाए। ऐसा नहीं किसी के बारे में गॉसिप, किसी का ताना, किसी का कुछ, ये एनर्जी खाने में नहीं डाल सकते हैं। तो खाना उगने पर तो अटेंशन रखेगा किसान, लेकिन बनाने और खाने वाले को भी अपने पर अटेंशन रखना है। तो उसका प्रयोग हमें पहले करना है। जो हम बाहर का खाना खाते हैं उसमें एक तो प्रॉफिट के लिए वो बनता है, उसमें पैसे की इंटेंशन है, प्यार की है नहीं, परमात्मा की याद की है नहीं। और दूसरा उसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनता है, बहुत जल्दी 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 इधर उधर से चीखते हुए, जल्दी दो मुझे, जल्दी दो, लेट हो रहा है, ये वो सब शब्द ऐसे चीखने वाले उसके अंदर चले जाते हैं। फिर कोई किसी को डांट देता है उधर, तो वो सब डांट, दुख, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर खाना बनाते हैं ना, जहाँ खाना बेचना है तो वो बहुत सारे शब्द उसमें जाते हैं। अपने घर की रसोई में 1-2 लोग ही खाना बनाते हैं, तो इसलिए खाना ज़्यादा साइलेंस में बनता है। इसीलिए घर का खाना ही खाएं और अपने बच्चों को तो घर का ही खाना खिलाएं, नहीं तो आने वाले समय में चीज़ें आसान होने वाली नहीं है। क्योंकि संस्कार इतने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार से खाना मंगाते हैं, ना उस परमात्मा को याद करते हैं, साथ में टीवी चला के बैठते हैं। सारे ही तरीके गलत हैं और वो सारे तरीके गलत संस्कारों पर असर डाल रहे हैं। तो अन्न का मन पर प्रयोग और मन का अन्न पर प्रयोग, इसका एक्सपेरिमेंट पहले खुद के साथ करना है। दूसरा, जो हम सेवा कर रहे हैं, ताकि ये प्रयोग खेतों से शुरू हो जाए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? उसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमें पता है कि पिछले कई सालों से किसानों की मनोस्थिति कैसी रही है ना? हमें ये पता है कितने सुसाइड केसेस किसानों के ही रहे हैं। इनफैक्ट एक पूरा रिसर्च था जिसमें भारत के सुसाइड रेट्स जब निकले तो हाईएस्ट नंबर फार्मर था उसके अंदर। तो इसीलिए जब हमें ये पता चलता है कि सुसाइड रेट इतनी हाई परसेंटेज है, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि चिंता, हताशा, दुख, परेशानी कितनी हाई परसेंटेज में होगी। क्योंकि प्रकृति सहयोग नहीं दे रही है, प्रकृति की उथल पुथल हो रही है, तो फिर किसानों की मनोस्थिति पर उसका असर पड़ रहा है। तो अगर हम निमित्त बनते हैं कि किसी किसान को हम मेडिटेशन सिखाने की विधि का हिस्सा बन जाए, तो हम उनके मन को शक्तिशाली बना रहे हैं। अगर किसान का मन दुखी है, परेशान है, तो फिर वो अनाज, वो बीज, वो फल, वो सब्जी, वो इतने महीने, क्योंकि खाना रसोई में तो 1 घंटे में बनता है, लेकिन एक बीज से फल तक की जर्नी तो बहुत लंबी होती है। कोई जर्नी कुछ दिनों में सब्जी निकलती है, कोई कुछ महीनों में, कोई कुछ सालों के बाद, और उतने महीने, उतने साल वो किसान के मन का दुख और अशांति उस फल में चला गया, और फिर आगे तो मंडी में गया तो वो तो अलग एक जर्नी। तो इसीलिए इसमें किसान के मन की शक्ति को बढ़ाने का हमारी जिम्मेवारी है, जो कि एक बहुत बड़ी सेवा है कि जो देश की सेवा कर रहे हैं हम उनकी सेवा करें। और लेकिन वो सिर्फ उनके मन पर नहीं असर करेगी, वो अन्न के थ्रू पूरे देश पर असर कर रही है। तो जब तक हमारा अन्न शक्तिशाली नहीं, हमारा मन शक्तिशाली हो नहीं सकता, और जब तक हमारा मन शक्तिशाली नहीं, हमारा तन स्वस्थ हो नहीं सकता। तो अगर हम पिछले 25 सालों में देखें तो मन की स्थिति डाउन हो रही है और शरीर का स्वास्थ्य डाउन हो रहा है। तो उसको अगर जड़ से पकड़ना है तो वो है खेतों में जाना। इसीलिए जो सेवा आपने उठाई है, आप रूट पर चले गए हैं, आप बीज पर हिट कर रहे हैं। बीज मतलब संस्कारों का बीज, अनाज का बीज तो वो है, बट वो संस्कारों का बीज है। तो भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो अर्थात क्या? अर्थात भारतवासी के संस्कारों पर काम करना है। लेकिन हम एक एक भारतवासी के संस्कार पर कैसे काम करेंगे? तो सिंपल तरीका है, खेतों में चले जाओ, खेतों में वो संस्कार डाल दो और वो संस्कार पूरे देश तक पहुंच जाएंगे। और देश तक क्या, भारत से तो कितनी चीज़ें दूसरे देश में भी जाती हैं। तो खेतों से अगर वो संस्कार डल गए तो आप समझो कि पूरे देश भी और दुनिया के कई देशों में वो संस्कार जा रहे हैं। इसीलिए
योग करना, मेडिटेशन करना सिर्फ 10-15 मिनट का मेडिटेशन नहीं है। उसका मीनिंग ये है कि जो किसान का मन है वो शक्तिशाली बनता जा रहा है। तो योगिक खेती कोई 15 मिनट की चीज़ नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसान का मन पावरफुल बन रहा है, और अगर किसान का मन शक्तिशाली है तो उसका परिवार भी ठीक होने लगेगा। नहीं तो सिर्फ किसान परेशान थोड़ी होता है, परिवार परेशान होता है, परिवार दुखी होता है। इतने दुख दर्द की एनर्जी के साथ अनाज नहीं, इतने दुख दर्द की एनर्जी के साथ सब्जी फ्रूट नहीं। तो जो आजकल लोग कहते हैं ना कि आजकल तो सब्जी में ताकत ही नहीं है, पहले की सब्जी में बहुत ताकत हुआ करती थी, पहले के फल में बहुत ताकत हुआ करती थी, तो सब लोग ये शब्द यूज़ करते हैं कि उतनी ताकत नहीं है। उसका मीनिंग क्या? तो फिर कहते नहीं आजकल पेस्टिसाइड्स बहुत हैं। वो राइट बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि ताकत इसलिए भी कम होती जा रही है क्योंकि वाइब्रेशंस की एनर्जी चेंज हो रही है, और उसकी जगह दुख है, दर्द है, चिंता है। अब आने वाले समय में प्रकृति कैसे रहने वाली है, क्योंकि प्रकृति पर किसान के मन की स्थिति का असर पड़ता है। तो अब आने वाले समय में प्रकृति कैसे होने वाली है, तो ये भी हमें पता है कि आने वाला समय प्रकृति के लिए सहज तो होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। तो क्योंकि आने वाले समय में प्राकृतिक उथल पुथल और भी ज़्यादा होने वाली है, तो किसान के मन का ध्यान रखना की जिम्मेवारी हमारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी प्राकृतिक उथल पुथल अभी तक हुई है, मोस्ट प्रोबेबली तो उससे ज़्यादा ही होने वाली है। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं, साइंटिस्ट तो यही कहते हैं, और हमें भी आसपास आसार तो दिखाई दे ही रहे हैं। अभी यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, पूरी रिसर्च है उनकी ये क्लाइमेट चेंज पे, और उन्होंने कहा जितना हमें सोचा था उससे बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो वो कहते हैं अगले 25 सालों के अंदर अंदर शायद हमारे लिए लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है इस प्लैनेट के ऊपर। तो वो प्रकृति से शुरू होगी। तो प्रकृति, जब वो पोल्स का, ग्लेशियर्स का पानी मेल्ट होगा, पानी ऊपर नीचे हो जाएगा सृष्टि के ऊपर, तो बारिश का साइकिल ऊपर नीचे हो जाएगा। तो किसान की मनोस्थिति आसान नहीं है आने वाले समय में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी की कमी हो जाएगी, तब क्या करेंगे? अभी जो देश के जल जन मंत्री हैं वो कितने प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, हर जगह क्या बोल रहे हैं कि पानी को कैसे बचाना है। तो एक पिछले महीने वो एक प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा आने वाला समय मेजॉरिटी देशों के लिए बहुत मुश्किल है जहाँ तक पानी कंसर्न है। तो फिर क्या इजी कैसे होगा? तो ये सही समय पर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ताकि जीवन में मुश्किलात आने से पहले ही मन को स्ट्रॉन्ग रखने की शक्ति दी जाए, ताकि जब वो विघ्न आए, कोई बात आए, तो उसका सामना करने की पहले उस आत्मा के पास, उस किसान और उसके परिवार के पास वो शक्ति हो, और फिर उसका मनोबल इतना हो कि उसके ऊपर असर नहीं, लेकिन उसके मन की स्थिति का असर चीज़ों पर पड़ना शुरू हो। ये प्रयोग, ये प्रोजेक्ट ये प्रयोग करेगा। तो ये प्रोजेक्ट का बीज अभी डल रहा है, लेकिन फल आपको बहुत लंबा दिखने वाला है। ये फल सिर्फ उतना नहीं है जो अभी दिख रहा है कि बीज डाला, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये तो शॉर्ट टर्म फ्रूट है। लेकिन जो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है ना, वो ये दिखेगा कि जब ये उतार चढ़ाव, उथल पुथल आएंगे, तो ये अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखकर उसका क्या प्रयोग करने वाले हैं, ये उस समय दिखेगा। तो इसीलिए ये एक ऐसी सेवा है जिसका अभी आप रिजल्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, लेकिन उसका प्रयोग खुद करना है। और ये याद रखना है कि ये ऐसी सेवा है जो हम किसान के मन को शक्तिशाली नहीं बना रहे, हम भारत के मन को संस्कारी बना रहे हैं, संस्कारी बना रहे हैं, क्योंकि हम अन्न में वो संस्कार डालकर भेज रहे हैं। तो हम अन्न से सिर्फ पेस्टिसाइड नहीं हटा रहे हैं, हम अन्न के अंदर शुद्ध संस्कार भी डाल रहे हैं। तो खाने वाले को स्वास्थ्य भी, लेकिन आत्मिक बल भी मिलेगा। लेकिन हमारा कन्विक्शन तब बढ़ता जाएगा जब हम इसका प्रयोग खुद करेंगे। थोड़े दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में थी और एक बहन ने कहा कि हर प्रोग्राम में मैं पूछती हुई है कि किस किस ने एक्सपेरिमेंट किया है
कि आपके मन का असर आपके पौधों पर पड़ता है। वो किसान नहीं है, लेकिन पौधे तो आजकल हर एक के घर में होते हैं। किसी के बालकनी में प्लांट्स होते हैं, किसी का गार्डन होता है। और हर प्रोग्राम में कम से कम 8-10 लोग हाथ उठाते हैं जिन्होंने इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है कि उनके घर में लगे हुए पौधों के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो थोड़े दिन पहले एक बहन प्रोग्राम में थी, तो उसने कहा कि मैं दुबई में रहती हूँ, तो दुबई का मौसम तो हमें पता है कैसा है। तो कहा मैं भारत आई छुट्टी पर 2 महीने के लिए, लेकिन मेरे पास पीछे कोई नहीं था जो मेरे गार्डन का और मेरे प्लांट्स का ध्यान रखेगा। तो जब मैं 2 महीने की छुट्टी के बाद वापस गई, तो वो प्लांट्स तो काफ़ी हद तक सारे ऐसे हो गए थे। तो कहा पहले कुछ दिन तो मैंने सिर्फ बैठकर उनसे बातें की और मैंने बहुत सॉरी बोला। कहते और मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने रिजेक्ट किया है आपको, मेरी रिजेक्शन की वजह से आपकी ये वाली हालत हो चुकी है। तो कहती मेरे में बहुत गिल्टी फील कर रही थी। तो कहती मैंने अपोलोजाइज़ किया, एक एक प्लांट को हाथ फेर के उसको सॉरी बोला, माफ़ी मांगी और मैंने कहा मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी, मैं अगली बार नहीं जाऊँगी जब तक मेरे पास कोई होगा नहीं ध्यान रखने के लिए। तो पहले ऐसा किया और फिर उसके बाद उनकी परवरिश शुरू की और कहा कुछ ही दिनों में मेरा गार्डन ब्यूटीफुल पूरा वैसे का वैसे आ गया वापस। शी सेड अगर कोई पहले दिन देखता तो वो सोचता कि ये सारा कुछ निकाल कर फिर से गार्डन स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सारे प्लांट्स बैक बिल्कुल वैसे। एंड शी सेड आई एम 100% कन्विंस्ड कि माइंड का, शब्दों का, वाइब्रेशन का प्लांट के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। अगर आप माउंट आबू कभी आते हैं तो वहाँ जो हमारा कैंपस है उसका नाम है ज्ञान सरोवर, और वो अकेडमी 95-96 में ऐसे बनी थी। तो वो पहले एक बंजर ज़मीन थी, वो बैरन लैंड डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट थी। वो बंजर ज़मीन थी, उसमें सिर्फ बड़े बड़े काले काले पत्थर उस तरह हुआ करते थे। वो ज़मीन हमने देखी थी वैसी जब बंजर थी, और कुछ नहीं उग सकता, कुछ नहीं हो सकता है वहाँ पे। तो वो बहुत ही सस्ते रेट में मिल गई। तो इतने सस्ते रेट में मिली तभी ले सकी संस्था, नहीं तो ले ही नहीं सकते थे। तो वो मिली और उसके ऊपर फिर जो भी प्रयोग हुए, आज वहाँ पर इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियाँ, इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे फ्लावर्स हैं कि जो लोग आते हैं वो कहते हैं धरती पर स्वर्ग देखना हो। स्वर्ग क्योंकि वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो बैरन लैंड आज एक बहुत कंप्लीट ग्रीन रिट्रीट सेंटर है। एक प्रॉपर रिट्रीट सेंटर है। मतलब जिनको बताओ तो वो इमेजिन नहीं कर सकते कि ये पहले एक बैरन लैंड थी। और फिर वही सरकार जिसने उसको बंजर ज़मीन डिक्लेयर किया हुआ था, उसी सरकार ने उसके लिए प्राइज़ दिया संस्था को कि आपने एक बंजर ज़मीन को क्या बना दिया है। तो वो है पावर ऑफ वाइब्रेशन। वो है पावर ऑफ वाइब्रेशन, पानी पर और फल फूल पत्तों पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो सृष्टि मतलब प्रकृति, तो प्रकृति पर संकल्पों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए ये प्रयोग सिर्फ एक प्रयोग नहीं, लेकिन देश में एक लहर बन जाए, एक लहर फैल जाए, जहाँ साइंटिफिक एविडेंस के साथ लोगों को दिखाया जाए कि कितना असर है मन का, अन्न का एक दूसरे के ऊपर, और उन दोनों का मिला के फिर तन पर। अगर ये प्रोजेक्ट साइंटिफिक एविडेंस के साथ पूरे देश में फैलता है तो फिर सही मायने में भारत विश्व गुरु बनकर ये प्रोजेक्ट का रिजल्ट पूरी दुनिया को दिखाएगा। क्योंकि दुनिया में बाकी देशों में तो बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट, एंड उसके लिए बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट, मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। वाइब्रेशन की बात नहीं हो रही है वहाँ पे। ये तो भारत की संस्कृति है कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन वो हमारी स्पिरिचुअल लॉ है। अब साथ में जब आप साइंटिफिक एविडेंस ऐड कर देंगे तो आप पक्का कर लीजिए कि ये वाली बात पूरे विश्व में जाएगी एक प्रूफ बनकर, और पूरा विश्व इसको स्वीकार करेगा कि भारत से ऐसी बात हमें सीखने को मिली है। तो ये सिर्फ देश के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए गिफ्ट मिलेगी, और आने वाले समय में इसकी बहुत ज़रूरत लोगों को पड़ने वाली है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक, सारे परिवार की आप सबको बहुत बहुत दुआएं, लेकिन साथ में ये शुभ आशा कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने पे कीजिएगा। साइंटिस्ट मतलब प्रयोग पहले अपने पर करिए,
क्योंकि फिर ही आप एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट करेंगे, नॉट सिर्फ थ्योरी। एविडेंस मतलब अपना एविडेंस, जो किसान को एविडेंस मिला वो अलग है, मुझे क्या एविडेंस मिला है इस प्रोजेक्ट का, उस एविडेंस से बोलेंगे ना तो आपके शब्दों का प्रभाव हर एक पर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके मार्गदर्शन से पूरे जियोलाइफ परिवार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है इस मुहिम के ऊपर, और हम सब मिलके, जैसे आपने बोला, सब लोग पहले खुद इसको आजमाएंगे और इसके बाद में किसानों तक, गांव-गांव तक ले जाके खेत में ही सात्विक अन्न उगाने का प्रयास को, हम इस मुहिम को पूरा जोर देंगे दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। जय हिंद टीम। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। कि हमको क्या करना चाहिए ताकि हम इस देश में किसानों को सपोर्ट करके उनके द्वारा सात्विक अन्न उगाने में हमको मदद करे, पोषण युक्त विषमुक्त सात्विक अन्न। क्योंकि आज अन्न जो हम खा रहे हैं उसमें पोषण कम है, विष ज्यादा है, तो उसको फिर से रिवर्स करना है। हमको पोषण बढ़ाना है, विष बंद करना है, अन्न के अंदर विष की कमी या पूरी विष को बंद करना है, और साथ साथ में उसके अंदर सात्विकता लाना है, पॉजिटिव एनर्जी को भी लाना है, ताकि जो भी वो अन्न खाएंगे, किसानों के खेत में उगकर अन्न जाएगा, जो भी अन्न खाएंगे उनका मन भी अच्छा रहेगा। जैसे दीदी ने बताया, जैसा अन्न वैसा मन, तो हम सबका मन अच्छा करने का प्रयास जो हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, तो आज से इस मुहिम को बहुत तेजी से करने का हमारी इच्छा है दिल से। और हम चाहेंगे कि जियोलाइफ परिवार और हमसे जुड़े जितने भी लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं, सब लोग इसमें भाग ले और इस परिवर्तन को लाने में सहयोग करें। और हमारे साथ इस मुहिम में हिंदुस्तान के 5000 ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर से जुड़े हुए करीब 30 से 40 हजार दीदी भाई जी लोग जुड़े हैं, वो लोग सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो हम इसको एक बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन लाने का कार्य है, और मोदी जी भी चाहते ही है, हमारी सरकार भी चाहती है कि जो स्वर्णिम भारत बनाना है, आजादी के अमृत महोत्सव से लेके स्वर्णिम भारत अगले 25 साल में देश को हर एंगल से हमको फिर से पहले जैसा बनाना है। तो इसमें अन्न का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और हमने देखा भी है प्रैक्टिकली कि जहां जहां हमने इसका प्रयोग किया बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो इसको बहुत बड़ी लेवल में हमको ले जाना है और इसको सक्सेस करना है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सक्सेस नहीं होगा, हम सब चाहेंगे तो डेफिनेटली होगा इसका। एंड इसी काम पे बहुत जोरों से लगते हैं सारे जियोलाइफ परिवार के 650 लोग जो भी है, हर कोई इस कार्य में लगते हैं। और हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, किसान है, और जितने भी लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सबको इसका अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और करके इसको सक्सेस करते हैं हम लोग। पोषण युक्त विषमुक्त सात्विक अन्न उगाना हमारा संकल्प है, और ये संकल्प मतलब हमारा क्या है, परमात्मा का दिया हुआ समझिए एक हमारे लिए छोटा सा कार्य है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अभी इस यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हम इसको करेंगे। जय हिंद।